नमस्कार दोस्तों, हमने पहले 2 पार्ट में जीका वायरस की थोड़ी बहुत जानकारी देख ली। इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर लोग जीका वायरस की चपेट में कैसे आते हैं। तो दोस्तों, जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है, जो चिकनगुनिया, डेंगू और पीला बुखार भी फैलाता है। जीका वायरस सेक्स के माध्यम से भी फैल सकता है और वीर्य, रक्त, मूत्र, एमायोटिक द्रव, लार के साथ साथ मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले शरीर के तरल पदार्थ में भी पाया जाता है। जीका वायरस रक्त सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जिन लोगों ने रक्तदान किया है उन्हें रक्त आदान सेवा को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि उन्हें बाद में जीका वायरस संक्रमण के लक्षण मिलते हैं तो रक्तदान के 14 दिन के भीतर उन्हें हाल ही में जीका वायरस संक्रमण का निदान किया जाता है। सवाल नंबर 2, जीका वायरस रोग का निदान कैसे किया जाता है। निदान लक्षणों और व्यक्ति के हाल के इतिहास पर आधारित है, जैसे मच्छर के काटने या उस क्षेत्र की यात्रा जहां जीका वायरस होता है। प्रयोगशाला परीक्षण रक्त में जीका वायरस की उपस्थिति की पुष्टि कर सकता है। हालांकि यह निदान विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस डेंगू, वेस्ट नाइल और पीले बुखार जैसे अन्य वायरस के साथ परस्पर प्रतिक्रिया कर सकता है। जीका से संबंधित अनुसंधान के लिए एक विश्वसनीय तीव्र पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक परीक्षण का विकास उच्च प्राथमिकता है। सवाल नंबर 3, जीका वायरस रोग का इलाज कैसे किया जाता है। जीका वायरस रोग के लक्षणों का इलाज सामान्य दर्द और बुखार की दवाओं, आराम और भरपूर पानी से किया जा सकता है। यदि लक्षण बिगड़ते हैं तो लोगों को चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। सवाल नंबर 4, केवल एडिस इजिप्टी मच्छर ही ये वायरस क्यों फैलाता है, अन्य मच्छर क्यों नहीं फैला सकते। एडिस इजिप्टी मच्छर को जीका वायरस संचरण का मुख्य वाहक माना जाता है, क्योंकि यह जीका वायरस के अधिकांश प्रकोपों को रोकता है। जीका वायरस संक्रमित यात्रियों द्वारा ऐच्छिक क्षेत्र में आयात किया जा सकता है यदि उन यात्रियों को स्थानीय एडिस इजिप्टी मच्छरों ने काट लिया है, तो मच्छर दूसरों तक वायरस पहुंचा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से संचरण का एक चक्र शुरू हो सकता है। मानव संचरण में मच्छरों की अन्य प्रजातियों की भूमिका पर अध्ययन अब तक निर्णायक है। सवाल नंबर 5, हमने पहले माइक्रोसेफेली के बारे में बात की, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है। माइक्रोसेफेली एक ऐसी स्थिति है जहां एक बच्चे का सिर उसी उम्र और लिंग के अन्य शिशुओं की तुलना में छोटा होता है। माइक्रोसेफेली तब होता है जब या तो गर्भाशय में कोई समस्या होती है जिससे बच्चे का मस्तिष्क ठीक से बढ़ना बंद कर देता है, या जन्म के बाद जब सिर ठीक से बढ़ना बंद हो जाता है। माइक्रोसेफेली के साथ पैदा हुए बच्चों में बड़े होने के साथ साथ अक्सर विकासात्मक चुनौतियाँ होती हैं। कुछ मामलों में माइक्रोसेफेली वाले बच्चे पूरी तरह से सामान्य रूप से विकसित नहीं होते और कुछ मामलों में विकसित होते भी हैं। माइक्रोसेफेली विभिन्न पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारकों जैसे डाउन सिंड्रोम के कारण हो सकता है। गर्भ में दवाओं, शराब या अन्य विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना और गर्भावस्था के दौरान रूबेला संक्रमण से भी हो सकता है। सवाल नंबर 6, क्या एडिस मच्छर एक देश से दूसरे देश और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल सकता है। एडिस मच्छर एक कमज़ोर उड़ने वाला मच्छर है। यह 400 मीटर से अधिक नहीं उड़ सकता। हालांकि यह संभव हो सकता है कि मच्छर गलती से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए और जीका वायरस को नए क्षेत्रों में ले जाए। सवाल नंबर 7, मच्छरों के काटने से खुद को बचाने के लिए लोग क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। जीका वायरस और उससे जटिलताओं से सबसे अच्छा बचाव मच्छरों के काटने से बचाव है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे कपड़े अधिकतम हल्के रंग वाले हमें पहनना चाहिए जो शरीर के अधिकांश हिस्से को यथासंभव ढक सके। ऐसे विकर्षक का उपयोग करना जिन्हें खुली त्वचा पर लगाया जाता है। यदि रिपेलेंट और सनस्क्रीन का एक साथ उपयोग किया जाता है तो पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए और उसके बाद भौतिक बाधाओं जैसे जाल स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी के नीचे ही सोना चाहिए। बाल्टी, फूल के बर्तन और टायर जैसे कम मात्रा में पानी रखने वाले कंटेनरों को खाली करके, साफ करके या ढककर
संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों की पहचान करना और उन्हें खत्म करना। सवाल नंबर 8, गर्भवती महिलाएं मच्छरों के काटने से खुद को कैसे बचा सकती है? जो महिलाएं गर्भवती है या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, उन्हें और उनके यौन साझेदारों को जिका फैलाने वाले मच्छरों के काटने से खुद को बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जिका वायरस संचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सामान्य आबादी के समान रोकथाम दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिका वायरस संचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी नियमित प्रसव पूर्व देखभाल यात्राओं में भाग लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की सिफारिश का पालन करना चाहिए। यदि उनमें जिका के कोई भी लक्षण या संकेत विकसित होते हैं तो उन्हें निदान और उचित देखभाल और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रसव पूर्व देखभाल के दौरे जल्दी ही शुरू कर देने चाहिए। सवाल नंबर 9, जिका वैक्सीन विकास की वर्तमान स्थिति क्या है? WHO अनुसंधान और विकास पाइपलाइन में है। जिका वैक्सीन उम्मीदवारों पर नज़र रख रहा है। वो किए जाए टेक्निकल परीक्षणों और प्रकाशित अध्ययनों के डेटाबेस को देखते हैं और डेवलपर से पूछताछ करते हैं कि वे प्रक्रिया पर कहाँ पर हैं। बुनियादी अनुसंधान से लेकर क्लिनिकल मूल्यांकन तक, नियामक अनुमोदन से लेकर उत्पादन से व्यावसायिकरण तक, जनवरी 2017 तक लगभग 40 जिका वैक्सीन उम्मीदवार पाइपलाइन में हैं। उनमें से 5 चरण परीक्षणों में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें टीके की सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। आने वाले महीनों में कई अन्य उम्मीदवारों के चरण परीक्षणों में जाने की उम्मीद है। सवाल नंबर 10, क्या महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव के दौरान अपने भ्रूण में जिका वायरस पहुंचा सकती है? गर्भवती महिलाओं से उनके भ्रूण तक जिका वायरस के संचरण का दस्तावेजीकरण किया गया है। यद्यपि गर्भावस्था में जिका वायरस संक्रमण आमतौर पर एक हल्की बीमारी है। जिन क्षेत्रों में उसका प्रकोप हुआ है वहाँ जन्मजात माइक्रोसेफेली और अन्य न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं के मामलों में असामान्य वृद्धि ने गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों के साथ साथ स्वास्थ्य प्रदाताओं और नीति के लिए चिंता बढ़ा दी है। निर्माताओं सामान्य तौर पर गर्भवती महिलाओं जिनमें जिका वायरस संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं, उनको अपनी गर्भावस्था की करीबी निगरानी के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिका वायरस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वायरस के बारे में अवेयर हो गए होंगे और आगे से अपनी केयर भी बहुत अच्छी तरह से लीजिएगा। जो भी सावधानी बरतनी चाहिए उसे भी अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। कोई राय हो तो कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके और लोगों की भी हेल्प कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।